दिवाली का त्यौहार भले ही हम अब मनाएंगे, लेकिन पिछले एक साल से बाजार में वाकई में निवेशकों के लिए दिवाली के दिन लगभग हर रोज़ आते हुए दिख रहे हैं। और दिवाली पर परंपरा है, रीति रिवाज है कि लक्ष्मी जी की पूजा की जाए, और वो हम करते भी हैं। लेकिन उस पूजा को करने के पहले भी आपकी कुछ तैयारी होनी चाहिए, और यही परंपरा हम हर साल आपको बताते हैं, आपके साथ निभाते हैं। जी हाँ, ऐसे बाजार के खास दिग्गजों से आपकी मुलाकात करवाना है जिन पर लक्ष्मी जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है, और वो आशीर्वाद उन पर रहा है और उनकी वजह से आप पर रहा है। जी हाँ, देश के जाने माने फंड मैनेजर्स जो आपको बताते हैं हर साल दिवाली पर अगले साल तक का आउटलुक। और आज इसी खास शो में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नीलेश शाह साहब हैं, MD कोटक म्यूचुअल फंड के। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही सुनील सिंघानिया साहब हैं, एबेकस एसेट मैनेजर्स के फाउंडर। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मतलब इस चेहरे से और कलरफुल वातावरण से पता चल रहा है कि इस बार की दिवाली कुछ खास है एकदम। नीलेश भाई, बिल्कुल, ऑलमोस्ट एक शतक हो गया पिछली दिवाली से इस दिवाली तक। निवेशकों ने खूब पैसा बनाया है एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट है। इस बार लग रहा है कि अब तो ये दशक हमारा है। बिल्कुल पहली बार वो कॉन्फिडेंस आया ना कि मतलब मुश्किलों से बाहर निकलकर हम भी कुछ कर सकते हैं, चाहे वो ज़िंदगी के मामले में हो या फिर बाजार के मामले में। नहीं, एकदम सही कहा आपने अनिल जी। एक्चुअली लास्ट दिवाली आप देखोगे तो कोविड थोड़ा बहुत जा चुका था, थोड़े आशा थी क्योंकि वैक्सीन निकलने वाली थी, ऐसा उम्मीद था, और डर के बीच उम्मीद थी, लेकिन फिर भी एक डर का माहौल था। तो आई थिंक पिछली दिवाली बाजार थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया था, लेकिन हेल्थ फिर पे क्वेश्चन मार्क था। आई थिंक ये दिवाली में बोथ हेल्थ और वेल्थ दोनों पीक पे हैं इस वक्त। वही उम्मीद भी है और डर भी। उम्मीद इस बात की कि जैसा कि हिंदुस्तान का समय आया है, बाज़ारों का समय आया है, बिजनेस का समय आया है। और डर इस बात का कि लाइफ टाइम हाई पर हैं, और वो भी कोई मतलब छोटे मोटे नहीं। 60,000 के ऊपर हम सेंसेक्स पे, 18,000 के ऊपर निफ्टी पर है। तो उम्मीद और डर में जीत किसकी है? मेरे हिसाब से हमेशा जीत तो उम्मीद की ही होती है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे निराशावादी कभी पैसा नहीं बना पाए। कोविड-19 को ही देख लीजिए, हमें बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट हुई, माइग्रेशन ऑफ लेबर हुआ, दूसरा वेव आया, तब काफ़ी लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन आज 100 करोड़ डोजेस हमने लगा दिए एंड वापस एक आशा से फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि भारत का स्वर्णिम समय आ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा, और स्टॉक मार्केट में जो निवेशक है, जिन्होंने अच्छी कंपनी में निवेश किया है, उनका पैसा बनता रहेगा। अच्छी कंपनियों में निवेश में पैसा बनता रहेगा। लेकिन क्या बड़े कारण आपको दिखते हैं सुनील जी की जिसकी वजह से यहाँ से भी मार्केट में और तेज़ी होनी चाहिए? तो अनिल जी, थोड़ा सा लंबा उत्तर दूंगा। एक तो है ना, हम थोड़ा ये बह जाते हैं कि नीचे से बाजार 125% ऊपर है, ये सही है। लेकिन अगर आप प्री कोविड से अभी देखो तो बाजार 45% ऊपर है। करेक्ट। और 22 महीने में तो बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन इतना डरावना रिटर्न नहीं है जितना 125% एक साल में दिखता है। 2022 और 2023 मिला के 2021 के मुकाबले 50% एडिशनल प्रॉफिट ग्रोथ होगी। अभी जिसके पास शेयर नहीं है, जो मंदी में है, वो बोलेंगे नहीं ये तो बैंक के वजह से है, ये तो मेटल के वजह से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंक्लूजन ये है कि 50% प्रॉफिट ग्रोथ है। दूसरा, आप देखिए गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, गवर्नमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है, लास्ट एक साल में कंप्लीट चेंज हो गई है। आई थिंक कोविड ने जो एक चीज अच्छी की है ना, वो गवर्नमेंट का जो पूरा व्यवहार है पूरा चेंज हो गया है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन। एयर इंडिया ऑलरेडी हो गई है, अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है 4-5 कंपनियों की, हो सकती है 1-2 कंपनी तो और मार्च के पहले हो जाए। एक जो बड़ा पुश जो PLI के वजह से मिला है मेक इन इंडिया को, आई थिंक उससे बहुत एक इम्पैक्ट आया है। लिक्विडिटी बहुत है, उससे आई थिंक एक जो बोलते हैं कंजम्पशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप हाउसिंग देख ही लीजिए, जो कि लग रहा था कि किसी की नौकरी नहीं बचेगी, किसकी कमाई नहीं बचेगी, इनफैक्ट उल्टा हो गया है। करेक्ट। आज IT में देखिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, 30-30% सैलरी बढ़ गई है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ इन कंजम्पशन। 3 से 4 साल अच्छे होने चाहिए। तो ये जो 2003-2008 के वक्त नीलेश भाई बड़ा अर्निंग्स बूम आया था कि मतलब अनाप शनाप कंपनियों की कमाई बढ़ रही थी, वैसा ही माहौल देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है और क्या कारण हो सकते हैं तेज़ी के?
एक तो भारत बदल रहा है। 1990 के पहले की हिंदी मूवी में देखिए तो विलन हमेशा फूड स्मगलर, ब्लैक मार्केटर होता था। करेक्ट। अब टेररिस्ट होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हाई इन्फ्लेशन से मॉडरेट इन्फ्लेशन बन चुकी है। पहले हम कमाते थे 100 रुपया, खर्चा करते थे 110 रुपये, और 10 रुपये का कर्जा अपने बच्चों पे छोड़ के जाते थे। अब पेंडेमिक की वजह से हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, बट अदर देन पेंडेमिक हमने 100 के सामने 105, 106 खर्चा करना चालू किया था। तो हमारी इकोनॉमी एक हाई फिस्कल डेफिसिट से मॉडरेट फिस्कल डेफिसिट की तरफ बढ़ी है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में अवेलेबिलिटी नहीं थी। बम्बई से पूना जाना हो बचपन में तो ओवरनाइट जर्नी रहती थी। आज अगर मैं बम्बई का ट्रैफिक पसार कर दिया तो बम्बई टू पुणे 1.5 पौने 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। करेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हो चुकी है। पहले हमारी गुड्स ट्रेन की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब आपने वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वीडियो देखा होगा, जहाँ पे 5 ट्रेन एक साथ कोयले को लेके भाग रही थी। यस। पहले अनिल भाई हमारी इकोनॉमी फिजिकल थी, अब हमारी इकोनॉमी फिजिकल और डिजिटल दोनों हो गई है। यूपीआई, भीम, आधार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सरकार ने तैयार करके पब्लिक में दे दी है, जिसके ऊपर लोग नए नए उपयोग कर रहे हैं। पहले हमारी इकोनॉमी में क्रॉनी कैपिटलिज्म था, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता था। आज मेरिटोक्रेसी आ गई है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है। पहले हमारी इकोनॉमी में कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। शायद मैं, सुनील, आप, हम सब ने नौकरी से शुरुआत की, बिकॉज हमारे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं था। आज आपके और मेरे बच्चे, अगर उनके पास आइडिया है तो उन्हें पैसा मिल जाएगा। सही बात। ये लालाजी सेठ जी कल्चर से एंटरप्रेन्योरशिप भारत में आ गई है। और जो सबसे बड़ा मुकाम बदला है वो है प्राइवेटाइजेशन एंड डाइवेस्टमेंट का। पहले सरकार कहती थी कि हम सारे बिजनेस खुद चलाएंगे, अब सरकार कहती है कि सरकार का कोई बिजनेस नहीं है बिजनेस चलाने में। तो ये पब्लिक सेक्टर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब ये सारी चीज़ों को आप जमा कर लीजिए। और उसके ऊपर पहले हम एफएक्स शॉर्ट थे, 90 के दशक में सोना गिरवी रख के पैसा रेस किया था। आज हमारे पास इतना सारा एफएक्स है कि हमें पता नहीं है इसको कैसे मैनेज करें। तो ये भारत का ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसके ऊपर जैसे सुनील ने बताया, कुछ अलग अलग फैक्टर्स है। पीएलआई स्कीम से मेक इन इंडिया बनेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म से रफ्तार की गति, ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी। हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर जो अब तक थोड़ा दबा हुआ था वो आगे बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बैकफुट पे था वो अब फ्रंट फुट पे आ रहा है। स्टील, सीमेंट, शुगर सेक्टर में तो ऑलरेडी कैपेक्स चालू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों को जमा कर लो। और इसके ऊपर अनिल भाई, मतलब आप फिर स्पिरिचुअली देख लीजिए, कर भला तो हो भला। चाइना ने दुनिया को वुहान वायरस भेजा, हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट भेजी, हमने कोविड शील्ड भेजी, और कोवैक्सीन अप्रूव करे तो शायद वो भी भेज देंगे। एक ने दर्द दिया, एक ने दवाई दी। मेरे हिसाब से ऊपर बैठ के कोई तो ये देखेगा कि यार ये देश है जो लोगों को दवाई दे रहा है, उसका भला हो। तो सारी चीज़ें आप मिला लो। मुझे नहीं लगता कि इस बार भारत की इकोनॉमी को या भारत की स्टॉक मार्केट को कोई अड़चन आ सकती है। ये नहीं है कि मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा, ऊपर जाना, नीचे जाना, करेक्शन आना, ये तो मार्केट का नियम है। आप सही स्टॉक में निवेश करके बैठ जाइए। 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये एक स्वर्णिम दशक है, इसमें आप निवेशक बन के रहिए, ट्रेडर मत बनिए। बिल्कुल ठीक बात है। और पिछले 1.5 साल में, साल भर में, पिछले दिवाली से जिसने लेके रखा है उसके तो अच्छे खासे पैसे बने हैं। हाँ, ट्रेडिंग वालों की बात अलग होती है। लेकिन कई बार ये भी रहता है कि जब हम कॉन्फिडेंट हैं, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, तो रिस्क, जैसा नीलेश भाई भी कह रहे हैं, क्या कुछ ग्लोबल रिस्क है? आपको लगता है ऐसा कि कहीं अमेरिका में टैपरिंग शुरू हो जाए, या फिर ब्याज दरें ग्लोबली बढ़ने लगें, कमोडिटी इन्फ्लेशन, क्या ये पार्टी बिगाड़ सकता है? नहीं, रिस्क तो हर, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए रिस्क तो रहेगी। आप फिक्स इनकम में करिए, आप रियल एस्टेट और में हाँ, करिए, एक चीज़, माफ़ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मुझे एक और आपका डायलॉग बहुत अच्छे से याद है कि जिस दिन सारे आपने टिक कर दिए कि ये रिस्क है, ये टिक कर दिए, तो सेंसेक्स 1 लाख का दिखेगा, राइट? अभी 5 लाख बोलना।
बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। तो देखो, रिस्क तो रहेगी जी, और बहुत फेमस है ना डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है, बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने जो भी रिस्क कही ना, टेपरिंग की कही, आपने इन्फ्लेशन की कही, या कोविड की 3rd वेव 4th वेव की कही, वो सब रिस्क है ना, हमें सबको पता है। और जो रिस्क सबको पता है ना, अगर वो इवेंट होता भी है ना, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में ज़्यादा होता नहीं है। करेक्ट। मार्केट में जब भी बड़े बड़े करेक्शन हुए हैं, वो ऐसे चीज़ों के वजह से हुए जो किसी ने एंटीसिपेट नहीं की थी। डीमॉन किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था, कोविड किसने एंटीसिपेट नहीं किया था, लेमन किसने एंटीसिपेट नहीं किया था। तो अगर बड़ा करेक्शन अगर आएगा ना, तो ऐसी इस रीज़न से आएगा कि जिसने हमने एंटीसिपेट नहीं किया। आज के तारीख में जो रिस्क आपने की है, वो सब ने मोर देन इनफ डिस्काउंट कर दी उसको। ये टेपरिंग 6 महीने से हम सुन रहे हैं सर। लास्ट टाइम जब यूएस में 1.7% 10 ईयर जीसेक हुआ था ना, मार्केट में बड़ा करेक्शन आया था। उसके बाद तो 1.7 का 1.16 हो गया, अभी फिर 1.7 है। लेकिन कोई बात भी नहीं करता है 1.7 की। लास्ट 1 महीने 1.5 महीने में आपने भी प्रोग्राम में बात नहीं की। सही बात है, बिल्कुल सही। तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो गया है जी। तो आई थिंक वो सब रिस्क नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक मार्केट में जो रिस्क है ना, वो थोड़ा ग्रीड का बढ़ रहा है। ओके। ग्रीड इज नाउ वेरी वेरी हाई। आप देखिए जो मोमेंटम स्टॉक्स है और जो व्हाट्सएप और ट्विटर की रिसर्च रिपोर्ट जो घूमती है, आपने ले लिए शेयर और फिर 20 जगह आपने फॉरवर्ड कर दिए और 1 घंटे में वो 20,000 लोगों के पास पहुंच जाते हैं। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। और वो हमने देखा है लास्ट 1 हफ्ते में उसका परिणाम क्या होता है। सही बाजार नहीं गया है कहाँ पे भी, 3-4% ही गिरा है बाजार, बट स्टॉक्स 30-30, 40-40% गिर गए। वो ग्रीड वाले स्टॉक्स थे, वो मोमेंटम वाले स्टॉक्स थे। तो आई थिंक द बिगेस्ट रिस्क इन दिस मार्केट इज ग्रीड। उस पर आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नीलेश भाई ने कहा आप अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखिए, थोड़ा आपको मज़ा कम आएगी, हाँ। बट रिटर्न ज़्यादा बनेंगे। तो आपको ये नक्की करना है कि मज़ा चाहिए कि रिटर्न चाहिए। लेकिन नीलेश भाई, जो ये ग्रीड वाली बात जो सुनील भाई बोल रहे हैं, एक्चुअली जो नए इन्वेस्टर्स आए पिछले साल 1.5 साल में, वो उससे ग्रीड नहीं मानते, वो इसे अपना हक मानते हैं। मैंने शेयर लिया तो बढ़ना ही चाहिए। सो ये जो रॉबिन हुड हैं, और मैं इनको अभिमन्यु कहता हूँ कि ये सारे अभिमन्यु चक्रव्यूह में पिछले साल उतरे हैं, अभी तक एग्जिट वाला इनको पता नहीं कैसे बाहर निकलना है। उनको क्या कहेंगे आप? हर चीज़ अपनी मात्रा में रहे तो अच्छी है। अगर आपको ट्रेडिंग करने का शौक है, अगर आपको थोड़ा चटाका करना है, कोई वांधा नहीं, 2, 5, 10% ऑफ पोर्टफोलियो पे करिए। लेकिन जो आपकी महत्तम वेल्थ है उसको तो अच्छी कंपनी में निवेश करके रखिए। वहाँ पे आपको क्यों ट्रेडिंग करनी है। और पिछले 18 महीनों में अनिल भाई, जिस तरह से मार्केट एक सरखा बढ़ा है, वैसा आने वाले 18 महीने में हो वो ज़रूरी नहीं है। मार्केट में क्रैश आता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, बट करेक्शन तो आते ही रहेंगे। और जो सुनील ने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जनरली जब मार्केट का टॉप बनता है तो ऐसे आसार दिखने लगते हैं। एक है कि पेनी स्टॉक चलने लगते हैं, राइट। दूसरा है कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं किया था, वो आपको कहने लगते हैं कि अब ये स्टॉक ले लो, ये कल बढ़ने वाला है। तीसरा है कि जो स्टॉक है जिसमें फ्लोटिंग स्टॉक कम है, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग है, वहाँ पे लोग भाव को सरपट बढ़ा देते हैं और वैल्यूएशन को भूल जाते हैं। एंड फाइनली आईपीओ की भरमार चालू हो जाती है और उसमें अच्छी कंपनी के साथ बेकार कंपनी भी आ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये सारे आसार कहते हैं कि मार्केट का टॉप बन रहा है। तो आज की तारीख में मार्केट में 2 पार्ट बन गए हैं। एक पार्ट है जहाँ पे पेनी स्टॉक्स है, जिसको 100 गुना 200 गुना लोगों ने बढ़ा दिया है। दूसरा है लो फ्लोटिंग स्टॉक वाले बिजनेसेस, जहाँ पे वैल्यूएशन अनाप शनाप हो चुका है। ये पार्ट रेड जोन है, यहाँ से दूर रहिए। ठीक है। और एक ग्रीन जोन है जहाँ पे आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं अच्छी कंपनी से, अलग अलग सेक्टर में, चाहे इंडस्ट्रियल्स हो, होम इम्प्रूवमेंट हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, आईटी हो, फार्मा हो। ये कंपनीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर देंगे। तो जिसमें 10-15 साल हमने देख लिया है कि कंपनियां कैसे काम करती है, किस तरह का काम करती है। आपको क्या पसंद है इस मार्केट में अगर फिर पैसा लगाना है तो? नहीं, एक देखो, इंडिया में एक खूबी ये है कि बहुत डाइवर्सिफाइड हमारी कंट्री है। वी आर नॉट ओनली वन सेक्टर डिपेंडेंट, तो यहाँ पे सब कुछ है। और दूसरा ये भी है कि अभी जो स्टार्टअप कल्चर जो डेवलप हुआ है और जो नई नई एक बिजनेसेस आई हैं ऊपर, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे
वैसी बिजनेसेस भी आ रही है और बहुत केपेबल लोग उसको मैनेज कर रहे हैं और कैपिटल की कमी नहीं, जैसे नीलेश भाई ने कहा था। आप कोई भी अगर आपके पास अच्छा बिजनेस है तो आपको कैपिटल की कमी नहीं है। तो उसको देखते हुए बहुत इंटरेस्टिंग आई वुड से इंडियन मार्केट है। यहाँ पे आज के तारीख में मैं आपको बोल सकता हूँ कि मुझे ये सेक्टर पसंद है, ये सेक्टर पसंद है, ये सेक्टर पसंद है, लेकिन बिकॉज इतना डाइवर्सिफाइड अपना देश है कि हमको बीच बीच में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो वी स्टिल लाइक बैंक्स, लेकिन हमारा झुकाव थोड़ा कॉर्पोरेट बैंक की तरफ है लास्ट 3-4 साल से। इट हैज़ प्लेड ऑफ वेल। हमें नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स भी पसंद है। नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल, तो जैसे इंश्योरेंस हो गया या ब्रोकिंग कंपनीज हो गई, एक्सचेंजेस हो गई, आई थिंक दैट होल सेगमेंट, उसमें एक मैं बोलते हैं ना, वो एक बहुत ही बड़ा मोट है। उसमें एक रेगुलेटरी प्रोटेक्शन है, प्लस उसमें बहुत बड़े एंट्री बैरियर्स है। एक बार आपका जो एक बेस बन गया, फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव। बट कोई कंपनियों में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गए तो यू हैव टू बी केयरफुल। आई थिंक मेटल्स में अभी भी बहुत जान है। अच्छा, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वी डोंट गो बियॉन्ड 5 to 8% इन मेटल्स, क्योंकि ये डीप सिक्लिकल है। कल को चाइना में कुछ कर दिया और मेटल के भाव 20-30% गिर गए, यहाँ 50% शेयर के भाव गिर जाएंगे। एक जो अच्छी चीज़ है ना इंडिया में, आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कमिंग बैक। ओके, प्राइवेट सेक्टर में आई थिंक वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शेयर्स इतने सस्ते नहीं जितना 2003 से 5-6 के बीच में हुआ करते थे, जहाँ से 100 गुना पैसा बना अच्छे कैपिटल गुड कंपनीज में। लेकिन यहाँ से अभी भी ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी अच्छा है। और आईटी मेरा बहुत ही पसंदीदा सेक्टर है। आई थिंक इंडिया इज़ ग्लोबली अप देयर। खाली मैं बोलता हूँ ना, मिड कैप आईटी लार्ज कैप आईटी से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो अभी फोकस ऑन लार्ज कैप आईटी। आई थिंक वहाँ आपको अभी भी अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न बनेंगे। एक चीज़ मैं खाली कहना चाहूँगा, जो मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, कि 15-20 साल से कोई भी कंपनी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक है, लेकिन कोई भी कंपनी 80-90 पीई पे अगर 10-12% ग्रोथ पे चलती है, वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वो अच्छा स्टॉक नहीं बनेगी। तो वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड कंपनीज एंड गुड स्टॉक्स। ऑल गुड कंपनीज आर नॉट गुड स्टॉक्स। आई थिंक ये बात हमें थोड़ी ध्यान रखनी हर चाहिए। चीज़ एक भाव पर अच्छी। हर चीज़ एक भाव में अच्छी। नीलेश भाई, रियल एस्टेट खरीदना है या रियल एस्टेट शेयर्स, या दोनों? मेरे हिसाब से दोनों खरीदने चाहिए। मुझे लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में जिस तरह से आईटी जैसे सेक्टर में रिक्रूटमेंट हो रही है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बनता रहेगा और नए कमर्शियल रियल एस्टेट उतने बन नहीं रहे हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें स्टार्स आर अलाइंड देयर। वर्क फ्रॉम होम में हर किसी को एक कमरा एक्स्ट्रा चाहिए। हाउसिंग लोन हमारी कोटक बैंक के 6.5% में दे रही है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट 7% पे बोरो करेगी और सिटीजन्स ऑफ महाराष्ट्र 6.5% पे बोरो करेंगे घर खरीदने के लिए। सही है। अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ी है बिकॉज हाउसिंग प्राइसेस मोर और लेस स्टेगनेंट रहे हैं और सरकार आपको हाउसिंग के लिए इंसेंटिव दे रही है, स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दे रही है, इनकम टैक्स में कंसेशन दे रही है। तो मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट तो नेक्स्ट 5-6 सालों के लिए चलता रहेगा। अगर आप घर खरीद रहे हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि ऐसी जगह पे ले जहाँ पे सिटी शिफ्ट हो रहा है। बेलार्ड एस्टेट, फाउंटेन, नरीमाइन पॉइंट की जगह पे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या लोअर परेल आपके लिए अच्छा साबित होता है बिकॉज बम्बई धीरे धीरे प्रॉपर बॉम्बे से सबब की तरफ शिफ्ट हो गई। अगली दिवाली तक कितने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन की जाए मार्केट से कि ये रीजनेबल है, इतने बन गए तो आप खुश हो जाइए? एक पिछली दिवाली से इस दिवाली तक जितना रिटर्न बना है उतने की उम्मीद मत रखना। वो तो भूल गए हम। अगर उतना रिटर्न नेक्स्ट 3 दिवाली में मिल जाए तो भी बहुत अच्छा होगा। एक आप रिटर्न मॉडरेशन करना डेफिनेटली कर दीजिए और दूसरा मार्केट के रिटर्न से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए। 15% साल भर? अनिल भाई, पिछली दिवाली अगर आपने कहा होता 100% तो मैं हाँ तो बोलता ही नहीं। बिल्कुल ठीक तो बात है। क्या रिटर्न आएगा एक साल में ये देख के निवेश मत करिए, आप 3-4-5 साल का व्यू लेके निवेश करिए एंड रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए बिकॉज जो पिछले साल हुआ वो अगले साल ऐसा रिटर्न नहीं आएगा, वो पक्का है। ये बात तो सही है। ये तो एक्सेप्शनल ईयर रहा जब ख़राब माहौल में बहुत अच्छे शेयर्स आपको खरीदने को मिले। एसेट क्लास इक्विटी है, फिक्स इनकम है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, चारों किस क्रम में रखेंगे आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से? कहाँ पे नहीं, तो इक्विटी तो हरदम ही टॉप पे रहता है और उनसे प्रूव भी किया है। आई थिंक रियल एस्टेट
नंबर 2 आ सकता है। द ओनली प्रॉब्लम रियल एस्टेट में है कि रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत इनएफिशिएंट है। लेते वक्त स्टैम्प ड्यूटी, बेचते वक्त स्टैम्प ड्यूटी, मेंटेनेंस चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स, ये वो, तो इसके लिए मेरा थोड़ा झुकाव थोड़ा कम रहता है। बट इफ़ यू कैन हैव अ डेरिवेटिव ऑफ दैट, आई थिंक गोल्ड एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे शॉर्ट टर्म 10-15% का आपको एक जंप मिल सकता है। कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट $2000 हो गया था। गोल्ड इज एन एसेट क्लास जो बाकी सब में दुख होता है ना, तो गोल्ड बहुत अच्छा करता है। तो आई थिंक जब भी कोविड के टाइम पे सब घबराहट थी, तभी गोल्ड डिड वेरी वेल। अभी लिक्विडिटी इतनी है दुनिया में कि लॉजिकली गोल्ड अच्छा करना चाहिए था, लेकिन अभी गोल्ड के जो सट्टेबाज है ना, वो सब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में घुस गए हैं। तो गोल्ड हैज बीन इग्नोर्ड। बट आई थिंक ये ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे वो 10-12% बन सकता है। आई थिंक फिक्स्ड इनकम में तो अभी नेट ऑफ टैक्स 3-3.5%, आपको 5% मिलता है, और गवर्नमेंट आपकी पार्टनर है 30 से 40% में, तो आपको 3-3.25% मिलता है। और वहाँ पे ड्यूरेशन रिस्क लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर जरा सा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपका 1-2 साल का रिटर्न साफ हो सकता है। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए। वैसे गोल्ड आपने भी, लास्ट टाइम आपसे जब बात हुई थी, आपने कहा थोड़ा पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आप किस कैटेगरी में रखेंगे? सो मेरे हिसाब से मैं सुनील से सहमत हूँ। इक्विटी विथ वॉलेटिलिटी बट अच्छा करेगा, रियल एस्टेट अच्छा करेगा, उसके बाद गोल्ड अच्छा करेगा, और फिक्स्ड इनकम अच्छा करेगा। फिक्स्ड इनकम में जब आप निवेश कर रहे हैं तो रीट इनविट के ऊपर भी ध्यान दीजिए। टेक्निकली वो फिक्स्ड इनकम नहीं है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स है, बट उसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न है। तो जो लोग डेट इन्वेस्टर्स है, जो डेट इन्वेस्टमेंट के लोअर रिटर्न से परेशान हैं, उनको रीट इनविट में देखना चाहिए। और अब सरकार नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्लान कर रही है, तो उसके तहत सरकारी कंपनीज या सरकारी एसेट्स का रीट इनविट बनेगा। उसमें आपको मेरे हिसाब से हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट रिटर्न निकल सकता है, जो आज की तारीख में प्रोबेबली उसे फिक्स्ड इनकम कहना गलत होगा, बट फिक्स्ड इनकम जैसा ही उनका नेचर है, तो वो सबसे बेहतर रिटर्न बनेगा। ठीक बात है। अच्छा नीलेश भाई, शो ख़त्म करें उससे पहले, चूँकि दिवाली का खास मौका है और आमतौर पर ये साल भर में मौका मिलता नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसे आपने बाज़ार में बहुत सारी दिवाली मनाई है, कई साल देखे हैं, कोई ऐसी मेमोरेबल दिवाली की बहुत यादगार हो कि हाँ ये दिवाली मुझे याद है, इस समय मार्केट में ऐसा हुआ था? सो मेरी जो मार्केट की पहली दिवाली जिसे बोले, वो मैंने ICICI ज्वाइन किया था, और उस समय हर्षद मेहता की तेज़ी थी और मार्केट आज की तरह ही बहुत भागा था और लोगों ने बहुत पैसा बनाया था। तो उस समय जो मैंने लोगों के मुंह पे चमक दमक देखी, बिकॉज जितने लोग स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड थे, सब पैसा बना के आए थे। एंड उसी दिवाली ने एक चीज़ और भी सिखा दी कि कई बार शॉर्ट टर्म में जो चीज़ चल जाए, बट अगर फंडामेंटल्स उसके साथ नहीं है, तो वो दिवाली मनाने का सही रीज़न नहीं है। दिवाली तब सही तरीके से बनती है जब रिटर्न, प्राइस और फंडामेंटल्स तीनों एक साथ हो। करेक्ट। सुनील जी, आपकी कोई यादगार दिवाली? आई थिंक ये दिवाली भी काफ़ी अच्छी गई है। एक तो हम रष्ट पुष्ट निकल गए, हाँ, बच गए। 90% ऑफ द प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से पीछे है। जी। दूसरा, गेन भी बहुत अच्छा हुआ। तीसरा, मेरे एंटरप्रेन्योरशिप भी थोड़ी सी स्टेबलाइज हो गई। बिल्कुल। बट आई थिंक इसको अगर हटा दें तो 2007 की जो दिवाली है ना, वो बहुत ही यादगार थी। एक तो बाज़ार बहुत अच्छा कर रहा था, दूसरा रिलायंस म्यूचुअल फंड, जब भी मैं था उसमें, फ्रॉम बीइंग द स्मॉलेस्ट म्यूचुअल फंड, विद इन 4 years हम लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड उसी साल बने थे। तो आई थिंक एक बाज़ार में इन्वेस्टरों का भी पैसा बना था, हमारे इन्वेस्टरों का भी पैसा बना था, और एक सेटिस्फैक्शन था करेक्ट कि विदाउट म्यूचुअल फंड बैकग्राउंड, मधु और मैं थे तभी, और बाकी टीम भी थी, दैट वी वर एबल टू क्रिएट द नंबर 1 म्यूचुअल फंड। तो आई थिंक दैट इज़ अ स्पेशल दिवाली 2007 की। नीलेश भाई और सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप दोनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को, आपकी टीम को और आपके सारे इन्वेस्टर्स को। थैंक यू अनिल जी।